In today's episode of Fix Your Finance, we meet a crorepati with a portfolio of 10 crore plus who retired at the age of 42, that too with just a full-time job, no family inheritance, no business luck. एक करोड़पति होने के बावजूद भी टुडे ही स्टिल ड्राइव्स एन ओल्ड होंडा सिटी एंड हैज नो एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड्स। इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इनकी कहानी से ना आपका जो डेफिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमें दिल्ली में और मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स है जो 45 साल के हैं और उन्होंने 42 की एज में सिर्फ जॉब के दम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट अचीव किया है। आज इनकी कहानी को समझेंगे एंड मैं और आप सब इनसे पर्सनल फाइनेंस के विजडम भी ले लेंगे। स्पेशल थैंक्स टू ट्रू बेसिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। शंकर जी, फिक्स योर फाइनेंस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर यू, मतलब क्या आपने कोई अमाउंट डिसाइड किया था? अमाउंट तो डिसाइड किया था कि एक $1 मिलियन अगर अपने पास हो, 8 करोड़ के आसपास हो, 8 का भी 9 हो गया वैसे तो हाँ, तो बट थोड़ा बहुत मैंने यही सोच रखा था कि अगर यहाँ तक का अगर मेरे को विजिबिलिटी मिल जाता है बाय द एज ऑफ 45 तो काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है करके। एंड सर, ये जो आपका 8 करोड़ का टारगेट था, ये इस 8 करोड़ तक पहुंचने के लिए क्या आपने कभी भी कोई बिजनेस वेंचर या फिर कोई एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह का इस्तेमाल किया? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जॉब से? सिर्फ जॉब से। एंड कितने साल पहले आपने काम करना शुरू किया था? एट व्हाट एज? एट द एज ऑफ 22। सो 2002 में मैंने काम करना शुरू किया था। माय लास्ट असाइनमेंट वाज एट ईटी मनी। एट द एज ऑफ 42 आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट जॉब। काम तो मैं फिर भी कर रहा था, यूट्यूब वीडियो सब बना रहा था, बट 43-44 की उम्र में वो मेरा वो 8-9-10 करोड़ वाला नंबर पहुंच गया। तो आप कह रहे हो कि 20 साल नौकरी करके 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हासिल करना मुमकिन है? मुमकिन है, थोड़ा स्टैगर्ड वे में ही होता है। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मुझे पहले शायद 15 साल लगे फॉर मी टू गेट माई फर्स्ट 1 करोड़। उसके बाद जो अगला 1 करोड़ आया वो 3 साल के अंदर आ गया, उसका अगला वाला 2 साल में आया। इनफैक्ट एक ऐसा पीरियड था जो मेरा 5 to 6 करोड़ वाला जो जंप था ना वो 5 महीने में हो गया। वो तो मार्केट्स अच्छे थे उस टाइम पे तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वो जो आपका पहला 1 करोड़ होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा समय भी उसी में लगता है, लेकिन वो बहुत फाउंडेशनल होता है इन द सेंस दैट अगर आप एक अच्छा काइंड ऑफ बेस बना लेते हैं, अच्छे स्किल्स बना लेते हैं उस टाइम पे, वो है जो आगे आपको अगले 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ तक भी जा सकता है, वहाँ तक लेके जाता है। हाँ जी शंकर जी, एक बात है कि आपने जो कहा कि 20 साल में सिर्फ नौकरी करके 10 करोड़ पहुंचना, ये एक बहुत ही ऐसे नामुमकिन और बहुत मुश्किल सी चीज़ लग रही है और इसीलिए आपका पूरा जर्नी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे पहले बताइए कि आपने पढ़ाई क्या की? क्या आप IITian हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। क्या आप IIM से हो? नहीं, मैं BCom हूँ। ओके, आई एम अ रेगुलर BCom दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट हाँ मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था तो आई गॉट एडमिटेड इनटू SRCC दिल्ली, दैट्स द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दिस वाज 1997 से लेके 2000 तक। फिर 2000 में इमीडिएटली मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे कैट में हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस ही होते थे, IIM अहमदाबाद, कलकत्ता, बैंगलोर एंड लखनऊ, दैट्स इट। अच्छा, बट हाँ वो दिया, उसमें इंटरव्यूज़ काफ़ी जगहों से आया बट आई गॉट इनटू MDI गुड़गांव। MDI गुड़गांव 2000 में। तो आपने बैचलर्स के बाद सीधा MBA कर लिया? करेक्ट। और 2002 में आप ग्रेजुएट हो गए? हाँ, तो वो पीरियड भी बहुत अजीब था। 2002 वो टाइम था जब .com बबल बर्स्ट हो गया था, तो उस टाइम पे जॉब्स ही नहीं थे मार्केट में। ओह माय गॉड। सो आई वाज रिक्रूटेड बाय NIT लिमिटेड। एंड सर, आपके टाइम पे मीडियन प्लेसमेंट अमाउंट कितना था, पैकेज कितना था? वो तो किसी को भी नहीं पता, मैं अपना बता सकता हूँ। आपका कितना था? मुझे 4 लाख का CTC मिला था। ठीक है, तो आपका पहला इनकम 2002 में ही था 30,000 रुपये। टेक होम वाज अबाउट 17,000 रुपये। टेक होम वाज 17,000। बाकी का कहाँ गया था सर? बाकी का इधर उधर चला जाता है। तो सर, आपने इन 2 कंपनीज में NIT और ICICI में कितने कितने साल काम किया? NIT में ऑलमोस्ट 2 साल, ICICI ऑल्सो 2 साल। ठीक है, तो 2-2 साल आपने काम किए। फिर आप जब तीसरी कंपनी में गए, GE फाइनेंशियल्स, वहाँ पे आपकी इनकम होगी 45,000 रुपये और ये हो गया 2006 में। 2005 में, 2005 एंड पे। हाँ, 45,000 रुपये में से कितना बच जाता था उस टाइम पे? तो काफ़ी बच जाता था। घर पे कुछ देना नहीं होता था पैसा। हाँ। वो तो सारा अपने पास ही है करके। हाँ। बट उस टाइम पे हम स्टॉक मार्केट भी तो खेलते थे, तो जो पैसा बचता था वो इन्वेस्ट करते थे उस टाइम पे। ओके,
आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में खेलते थे, हाँ खेलते थे उस कहीं टाइम ना कहीं उधर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव नहीं एक्सपीरियंस मैं वो भी आपको समझा सकता हूँ क्या हाँ. था। वो जो पीरियड था दैट वाज 2003 टू 2007 Oh my god, the sign of like extreme optimism. एग्जैक्टली। तो Without the मतलब base. अमेजिंग यूफोरिया। मतलब वो एक कहानी है ना कि आप ब्लाइंड फोल्ड कर लो और डार्ट्स फेंक लो, किसी भी स्टॉक जिस स्टॉक पे गिरेगा आप वो खरीद लो। दैट वाज दैट पीरियड। आई रिमेंबर इन्वेस्टिंग इन वन स्टॉक, 100 रुपये का था, स्प्लिट हुआ 1:10, 10 रुपये हो गया। 1 year 1 day when I sold it, it was at 1,000 rupees. Oh my god. It was 100x. और सर आपने कितने रुपए डाले थे? 20,000 रुपये डाले थे। Oh my god, 20 लाख रुपए कमा लिया आपने हाँ 25 साल की उम्र में। वो गवा भी दिया थोड़ी देर के बाद, बट या एट द हाईएस्ट पॉइंट 2007 it was at 70 lakhs. Your portfolio. My portfolio. It was a bull market going on. Massive bull market. मतलब ऐसा bull market मैंने आज तक नहीं देखा जो 2004, 5, 6, 7 में देखा था मैंने। तो आप बोल रहे हो कि आपने जितना भी बचाया था अपने पहले 5 वो सब स्टॉक अकाउंट में ICICI डायरेक्ट में पड़ा हुआ था। वो कभी वो जीरो हो गया था कि नहीं जीरो नहीं हुआ था। 70 से इट वेंट डाउन टू अबाउट 22-23 lakhs. अच्छा। एंड 2008 में आई हैड गॉन अब्रॉड, सो इनकम ऑल्सो इंक्रीज्ड। अच्छा, क्या किया आपने सर फिर? चौथा अपॉर्चुनिटी आपका क्या था? तो दैट वाज अ कंपनी कॉल्ड एस इंश्योरेंस, थाईलैंड में था। आई वाज देयर ओनली फॉर अबाउट 1 year and 8 months, that's it. Okay, so by 2010 beginning 2010 beginning I was back. you were back. उस टाइम पे आप कितना कमा रहे थे सर एस में? एस में I was at $85,000 US डॉलर्स? US dollars. उस टाइम पे डॉलर was 45 rupees. तो करीब 35 लाख 35 लाख 35 लाख रुपए। हाँ. और आप रहते थे थाईलैंड में? बैंकॉक में। तब भी क्या आप स्टॉक मार्केट में नहीं invest नहीं करते थे? तब तो धोखा खा लिया ना, तो इसलिए तो फियर केम इनसाइड मी। तो फिर मैं वो पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में डाल के रखता था। सो दीज आर द मिस्टेक्स यू मेक ना, मतलब यूर ऑन अ हाई, फिर उसके बाद जब आप लो हो जाते हो ना, फिर आप एक डिप्रेशन के पीरियड में चले जाते हो। तो वो मेरा डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था। उसके बाद हिम्मत हुआ ही नहीं अगले 3, 4, 5 साल टू गेट बैक इनटू द स्टॉक मार्केट। तो आपने जो 2010 से 15 5 साल है अपना पूरा का पूरा पैसा एफडी और सेविंग्स अकाउंट में डाला? करेक्ट। एक्चुअली मोर देन पुटिंग इट इनटू एफडीज एक्सेट्रा, रियल एस्टेट में ज़्यादा चला गया था। So that way the money was not always liquid. नॉट ऑब्वियसली। Yes. अगर मैं आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूँ, were they fruitful? They were pretty fruitful. I think both of them, the investments were somewhere close to 20 lakhs, and when I liquidated them, almost 2 CR. तो each, हाँ। Oh my God. हाँ, And each. कितना टाइम लगा सर ये? एक 2006-7 के आसपास था। We liquidated it last year. तो कितना हुआ? About 18 साल हो गया। 18 साल। And the other one was even before that. वो भी अभी भी recently liquidate हुआ है, तो 20-21 साल कुछ हुआ होगा। So you're looking at 13%, 12%. 12-13%, which is not bad at all. हाँ। क्या सर आप अभी अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो? कर तो रहा हूँ। यू नो दिस बीइंग दिल्ली में क्या होता है, समर में थोड़ा अच्छा रहता है हेल्थ, विंटर आते आते वो गाजर का हलवा चला जाता है। एंड यू नो बट आई डू वॉक अबाउट 8,000 to 10,000 steps a day. Do you like sweets sir? I like sweets. 45-40s में ना, अगर आप अपने डाइट को नहीं सुधारो, अगर आप अपने मैक्रोस पे फोकस ना करो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एट 70-80 दैट कैन डिटेरियोरेट। करेक्ट है ना? तो आप ट्राई करो कि आपके जो मील है, रेगुलर मील है, उसमें आप प्रोटीन भी डालो। ओके क्योंकि आपको मीठा पसंद है, मैं आपको मेरा करंट प्रोटीन शेक दूंगा। ओके ट्रू बेसिक्स का चॉकलेट प्रोटीन शेक, Nice. आइसोलेटेड सर, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको सिर्फ पानी में मिलाना है, थोड़ा सा शेक करो और आप पियो। एक 300 ml के पानी में 1 स्कूप पे आपको मिलेंगे 24 ग्राम प्रोटीन सर। 24 ग्राम प्रोटीन, दैट्स अ लॉट ऑफ दैट्स अ लॉट, या करेक्ट, इन लेस देन 150 कैलोरीज। टाइम आ गया है सर कि गाजर का हलवा के साथ साथ हल्का हल्का थोड़ा प्रोटीन शेक का भी मजा ठीक लिया है, जाए। डेफिनेटली विल डू दैट। मैंने भी अपने हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया है काफ़ी टाइम से, एंड ट्रू बेसिक्स इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन चॉइस बिकॉज इट इज़ क्लीन, इट हैज़ वेरी लेस कैलोरीज पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, एंड द बेस्ट पार्ट,
जब भी मैं पीता हूँ उसके बाद मेरे को लाइट फील होता है। बहुत सारे प्रोटीन शेक्स है जिसमें पीने के बाद भी ऐसे मज़ा नहीं आता है। ये मैं रोज़ सुबह पीता हूँ आफ्टर जिम एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है। सो चेक आउट ट्रू बेसिक्स, डिस्क्रिप्शन में कोड है। ये आपके लिए मैं लाया हूँ ट्रू बेसिक्स का क्लीन वे प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप है। 24 ग्राम मैंने बोला था, 25 ग्राम, 1 ग्राम एक ज़्यादा है ना। इट इज़ क्लीन, इट फील्स लाइट, वेरी लाइट एंड आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो आप इजीली इससे कवर कर सकते हो। कूल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो आप फिर थाईलैंड आप आ गए 2010 में, आप वापस आ गए, हाँ, है ना। नाउ यू आर रिचर, वाइजर, अ लिटिल मोर fearful of the markets, आप थोड़े खफा थे मार्केट एंड विदाउट अ जॉब, and without a job। हाँ, जब वापस आया था तो आई डिडंट हैव अ जॉब विद मी। इधर आए, कितने महीने आप जॉब ढूंढ रहे थे, क्या हाँ, किया it took some time actually, so it took me 9 months एक और जॉब मिलने के लिए, बिकॉज वो 2010 वाला जो पीरियड था ना, वो भी एक रिसेशनरी पीरियड ही था। yes yes It was not an easy period at all, right? So I had to wait for some time. Then I finally found one in Bharti AXA General Insurance in Bangalore. मैं आपसे पूछना भूल गया, आर यू मैरिड? No, I'm not. यू आर नॉट मैरिड। तो आप पूरी जिंदगी अभी तक यू वर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर For myself, that's it. Parents not dependent. सिबलिंग्स, हाँ, पेरेंट्स कुछ भी नहीं? नहीं। डू यू थिंक कि आप इतने जल्दी रिटायर इसलिए हो पाए क्योंकि आपके कोई बच्चे नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, आप अकेले ही हो और आपने अपनी लाइफस्टाइल भी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी लाइफस्टाइल अभी भी सिंपल है। क्या शादी ना करना अर्ली रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है? I don't think so. Your retirement has nothing to do with your marital status. It is to do with 3-4 factors होते हैं actually. It is capital, जो हम लोग income बोलते हैं जिसको, कि आप कितना income कमाते हैं. Second is returns, जो हम लोग asset allocation बात करते हैं कहाँ पे डाला. And third is time. ट्रू। अगर कैपिटल वाला पार्ट है सर, कि आप कितना सेव कर पा रहे हो, Correct. और अपने फ्यूचर सेल्फ को दे पा रहे हो, Correct. इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंसेस। It is. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि अगर मान लीजिए आपके एक बच्चे होते, आपकी वाइफ होती, आप वो कमा रही होती, वो नहीं कमा रही होती, दैट इज ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इमेजिनरी, वुड यू हैव बीन एबल टू रिटायर एट 42? I think maybe not 42, but maybe by 50 definitely, because मैं उतना फिर casual ना होता. So actually my mutual fund, stocks, wealth building journey वो मैंने 35 की उम्र में शुरू किया. 7 years before you actually retired? Exactly. Oh my god. So अगर आप मेरा 35 का, अगर मैं आपको मेरा NSDL का रिपोर्ट दिखाऊंगा, I had 70,000 rupees in stocks, I had 45,000 rupees in mutual funds, and I had 4 lakh rupees in some NHAI tax-free bond. 7 साल में 5 लाख से भी कम के नेटवर्क से 10 करोड़ का नेटवर्क। हाँ, मुझे अभी ये 43 का तो नहीं पता, अभी का मुझे याद है, तो मैं आपको बताता हूँ. Today that stocks has gone up from 70,000 जो मैंने बोला था, it's about 1.3 CR. The mutual fund जो मैंने 45,000 आपको बोला था, that is 6.2 crores. बॉन्ड कोई है नहीं मेरे पास. तो रियल एस्टेट अभी एक ही है. अभी एक ही है जहाँ आप रहते हो? नहीं, ये तो मेरे फादर का है, तो मैं काउंट नहीं करता. मैं नहीं काउंट कर सकता. तो आई हैव वन ऑफ माय ओन, सो दैट इज मे बी सम 2.5 करोड़ का. बढ़िया. प्लस मैंने ईपीएफ पीपीएफ भी है इसके ऊपर. जो निकालेंगे ना, वो तो पड़ा हुआ है ना अभी. कैसे अभी निकालेंगे उसको अभी. तो उस ईपीएफ में कितना होगा सर? आई थिंक ईपीएफ वुड बी अबाउट 70 lakhs. 70 lakhs. और पीपीएफ में 50 प्लस होना चाहिए. 50 प्लस. मतलब सर आपका तो नेटवर्थ कितना होगा टोटल? आई थिंक 11 के आसपास होगा. 11 CR आपका टोटल नेटवर्थ है. यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर 2015 में आता है आपका आखिरी जॉब. यस. ईटी मनी, जहाँ पे आपने 7 साल काम किया. राइट. कितने में स्टार्ट किया सर? आई थिंक टेक होम वाज अबाउट 1.5. ओवर द इयर्स क्या हुआ, क्या आप बता सकते हैं? जो मैंने एग्जिट किया था 2022 में, इट वाज टेक होम वाज 3.1. Okay. सीटीसी वाज जो मैंने सीटीसी आपको बिगनिंग वाला बोला था, दैट वाज 4 lakhs, राइट? When I started with NIIT, the exit CTC was 61 lakhs. So on a CAGR basis, I think it is about 14.5%. 14.5% income growth over a 20-year journey. Yes. That is quite impressive, quite impressive. Sir, अगर मैं आपकी पूरी जर्नी सुनूं, कोई भी ऐसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आया जहाँ पे आपकी सडनली इनकम बढ़ गई? नहीं. I really expected कि ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट आएगा, वरना I genuinely believe कि यार 20 साल में 10 करोड़ रुपए का नेटवर्थ बन ही कैसे सकता है?
नहीं, I think those inflections from a wealth perspective would probably be those real estate, and जो मैं PPF में डालता था, EPF में मेरा जो collect हो रहा है, I think those were those invisible this thing. जो मेरा active जो काम था वो at the age of 35 मैंने शुरू किया था, जो MF हो गया, SIP सब करा मैंने. And उसके that was पहले a जो job. 20-30 लाख रुपए थे सर, वो FD में रखे हुए थे, और जब मैं 2015 में मैंने SIP सब शुरू किया तो मैंने उसको वो करके मैच्योर भी हो रहे थे कुछ करके मैंने MF में डालना शुरू क्या बताइए सर, म्यूचुअल फंड्स में पहले महीने से कितना स्टार्ट किया आपने इन्वेस्ट किया. करना? फरवरी 2015 पहला SIP, लाइफ में पहला SIP, कुछ प्रिंसिपल करके एक MF हाउस Yes, होता yes, था yes. पहले, सो उसमें एक 5000 शुरू किया था. आई रिमेंबर नवंबर ऑफ 2015 पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी, हम लोग फ्लेक्सी कैप नहीं बोलते थे उसको, PPFAS लॉन्ग टर्म इक्विटी. The NAV at that time was 16 rupees something. Today it is I think almost 100 के आसपास है. इन 10 सालों में सर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने करीब 15.5 से 16% का कैगर दिया है. मेरा XIRR is 19.9. 19.9% का इनका XIRR है. इनकी SIPs की एनुअल रिटर्न है 19%. फॉर कॉन्टेक्स्ट 19% मतलब हर 4 सालों में, 4 साल से भी कम में इनका पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो रहा है. दैट्स अ वेरी बिग कंपाउंडर. या सो अगर आप ओवरऑल भी देखें इंक्लूडिंग माई मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग, तो मेरे जो इक्विटी MF में XIRR है दैट इज अबाउट 17.3-17.2%. लवली लवली. आपने शुरू किया 5-5 हज़ार के 2 SIPs. हाँ, 5,000 से मैंने शुरू किया था. फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम ही किया था, मेरे ख्याल से 25-30,000 रुपीज़ पर मंथ टाइप का वो था. बाय द टाइम कोविड केम मेरा वो 1 लाख पर मंथ हो गया था, बिकॉज माई सेविंग्स वॉज हाई ना, यस. बिकॉज घर है, यू नो दिस थिंग करके. सो एंड 2020 में आपका नेटवर्थ कितना था सर? ये सिर्फ MF का पूछ रहे हैं आप? MF, हाँ, yes. 1 करोड़ से ऊपर था. एंड देन जिस दिन वो कोविड वाला मंथ था इट गॉट डाउन टू 1.2 CR, एंड देन वो ऑब्वियसली रिकवर हो गया था. Yes. तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे कि कितना स्पेसिफिक था, बट आई थिंक जो मेन इन्फ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आया था वो 2022 एंड में आया था. वहाँ से द मैसिव जंप हैपेंड एंड इट जस्ट वेंट अप टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ. बीच में जो मैंने वो रियल एस्टेट बेचा था उसको भी मैंने इंसर्ट किया. अच्छा. मतलब जस्ट नॉट टू यू नो सो दैट योर ऑडियंस डजंट गेट कंफ्यूज्ड. मैंने अगर वो रियल एस्टेट वाला मैं हटा दूँ तो मैंने थ्रू SIPs एवरी ईयर मैंने अराउंड 20 से 24 लाख के बीच में मैंने डाला. 18 से 24 लाख के बीच में मैंने डाला होगा. एंड आई वुड हैव डन इट ओवर 10 years. तो मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा और वो 4 हुआ है. Yes. एट एन XIRR of about 17%. ये मेरा इक्विटी MF का एक्चुअल पाथवे हुआ है. देखिए दोस्तों, जो पर्सनल फाइनेंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है. इट इज़ सपोज टू बी बोरिंग. ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 35 टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. अच्छी बात ये थी कि 35 तक इनकी इनकम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, खर्चे कम किए थे, लाख रुपए पर मंथ और एन एवरेज में इन्वेस्ट करके 10 साल के अंदर ये आज अर्ली रिटायरमेंट हो गए. तो एक्चुअल जो फाइनेंशियल स्टोरीज होते हैं, इट इज लाइक डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, डूइंग द बोरिंग थिंग एंड देन फाइनली वन डे वेकिंग अप एंड रियलाइजिंग कि यू नो व्हाट, मुझे अब इन्वेस्ट या पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है, मुझे शायद पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं है. और पता है सर, आपसे बात करके आज बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे रिलीफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग आई थिंक मैंने और आपने भी कहीं ना कहीं कभी बोला होगा कि अगर आप 20s में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो पैसा तो यू हैव काइंड ऑफ लॉस्ट इट इन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेस. बोलते हैं बट आई काइंड ऑफ डोंट, आई मीन आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ. यस, बट ये थॉट सर आपको भी पता है इट इज अ रियलिटी. मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं. बहुत सारे बच्चे 20s में फायर वाला बात आ जाता है, एंजाइटी में चल रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट करना ही स्टार्ट नहीं किया. बट इट्स नॉट दैट लेट एक्चुअल में. अगेन आई वाज ऑन दैट रिटायरमेंट वाला थिंग, राइट? सो एट द एज ऑफ 42 आई क्विट माय जॉब, है ना. तो मेरा मैथमेटिक्स क्या था मालूम है उस टाइम पे? मैंने वो रियल एस्टेट को उतना सोचा नहीं था. वो तो MF प्लस माई EPF PPF सब मिला के कुछ 3 करोड़ के आसपास था, 2.5 करोड़ पकड़ लेते. सो दिस व्हाट आई हैड. तो मैंने कैलकुलेशन क्या लगाया मालूम है कि चलो अगर मैं इसको किसी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड में डाल देता हूँ, तो 12.2% पर ईयर मिल जाएगा.
सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने स्कूल में सीखा है, 1 rupee कंपाउंडेड एट 12.2% बिकम्स 10 rupees in 20 years. ठीक है, आप गूगल पे ट्राई कर सकते हैं. 1.122 रेज टू द पावर 20 करेंगे, 9.9999 आएगा. लवली. ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, 2.5 crores है मेरे पास अभी हाथ में. आई एम 42. व्हेन विल आई बी लाइक रिटायर्ड, लेट्स से एट द एज ऑफ 62. तो ये जो 2.5 है, अगर मैं इसको कुछ ना करूं, अगर मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में इसको डाल के रख दूंगा, वो 25 crores बन जाएगा. यस. Will 25 crores be sufficient for me from the age of 62 till 85 when I conk? Maybe it will be. Maybe नहीं sir. Definitely it will be. Definitely. For the rest of your life, 25 crores will never perish. Done. Which means my mission, should I choose to accept it, and I've accepted it, is from the age of 42 till 62, all I have to do is to produce food on the table. कि अगर मेरा खर्चा 50,000 का है, मैं अगर 50,000 कमा लूंगा in a stress free manner, I'm very happy. सही है. If you think about it, कि 2.5 crore रखने, कुछ नहीं करना, 20 साल में 25 crore होने ही होने हैं. एक कोट है ना बहुत बढ़िया, that people overestimate what they can do in 1 year and they underestimate what they can do in 10 years. 100%. तो the other problem जो मैंने देखा है वो है कि लोगों को पता नहीं होता when to quit. NISM के पास ना, if you go to the nism.ac.in, उसमें एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर करके है. इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेटर. वो आपको ये नहीं बताता कि आपको कितना कॉर्पस होना चाहिए. वो ये बताता है कि आपका जो खर्चा है, विल यू बी एबल टू स्पेंड एज मच दिस मंथ, द नेक्स्ट मंथ, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. तो मैंने अपने डिटेल्स उसमें डाले. उसमें मैंने बोला भाई, उसने पूछा कितना रिटर्न आपको मिलेगा प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट. मैंने बोला 10%, बिकॉज टैक्स वैक्स भी देना पड़ेगा, सो 10% ऐसा रखा. लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 7%. आई पुट इन माई करंट कॉर्पस, आई पुट इन थोड़ा और मैं 45-50 पे लेट्स से मैं रिटायर करता हूँ, पुट इन ऑल दैट स्टफ. इट सेड दैट आई कैन एक्चुअली स्पेंड 4 lakh rupees every month starting this month itself till the end of my life. So 4 obviously becomes 4.228 in the next year because 7% का inflation है. So by the time I'm 80 years old, my monthly expense is more than 1 crore. But still it says you have enough money. ये जो कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर बहुत हेल्पफुल है और इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे. आप सबको भी चेकआउट करने की ज़रूरत है. तो शंकर सर, आज के दिन आपकी इनकम कितनी है, एक्टिव इनकम कितनी है एज ए यूट्यूबर विद मोर देन 250K सब्सक्राइबर्स? 300,000 सब्सक्राइबर्स. 300,000 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो पैसिव इनकम ऑफ समवन हु होल्ड्स एसेट्स वर्थ 10 crore rupees. आपकी क्या है इनकम, बताइए. सो ओनली यूट्यूब में करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, एज यू नो. उसमें 2 पार्ट्स ही है. एक हो गया आपका जो एडवर्टाइजिंग इनकम होता है, और दूसरा हो गया जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मिलता है. एडवर्टाइजिंग इनकम इज बिटवीन 50 and 60,000 a month. एंड मैं सिर्फ एक ब्रांड के साथ अभी काम कर रहा हूँ, एंड वो ब्रांड मुझे एक मंथली रिटेनर देता है ऑफ 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. वाह. तो मतलब आपका पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेस फ्री चिल लाइफ. कितने घंटे काम करते हो आप सर हफ्ते में? थोड़ा स्टैगर्ड होता है, बट आई थिंक आई पुट इन अबाउट 6 to 7 hours. अच्छा, तो यू आर स्टिल वर्किंग? हाँ, आई गो टू माय कोवर्किंग स्पेस, एक अच्छा है आसपास, मैं जाके वहाँ बैठ जाता हूँ. ओके. 5.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, एक्टिव इनकम फ्रॉम यूट्यूब. या इसके अलावा क्या आपकी कोई पैसिव इनकम भी है? नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस. जो मेरे को पोर्टफोलियो मेरा बढ़ता रहता है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहता है, आप उससे कुछ विड्रॉ नहीं करते हो? मैं विड्रॉ नहीं करता. तो आपका 11 करोड़ आज के दिन है हाँ, ना? हाँ. और अब तो सब कुछ ही मार्केट में 11 करोड़ नहीं, आई वुड से 7 point एक टाइम पे ज़्यादा था, अभी तो मार्केट थोड़े डाउन है, तो 7.2 7.3 इज़ इन द मार्केट. बाकी EPF PPF में पड़ा हुआ है, वो 1.2 जो मैंने आपको बताया था, वो मैं इवेंचुअली निकाल के मार्केट में डाल दूंगा. तो सर, ये जो आपके पास 7.2 करोड़ है, ये आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया? मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, ऑल 3. ठीक है. अगर हम इसमें भी 12.2% का रिटर्न लेके चले, हाँ जी, तो 20 साल बाद जब आप 65 साल के होंगे, हाँ, जब आपको पूरा फुल रिटायरमेंट तो करने का 10x हो जाएगा फिर. तो आपके पास 70 करोड़ रुपए होंगे. हाँ. 70 करोड़ 70 करोड़ So रुपए. if you do the mathematics of what I have, then it's probably 100 crores by the time I'm 62. ये तो मैथ है यार. हाँ, मतलब सर, पैसा इतना बड़ा चीट कोड है ना. You have to reach 1 crore once.
Yeah, after that, a lot of acceleration happens after And that. if you reach 10 crores, then you are invincible. Then you can do and live whatever kind of life you want to in India. शंकर जी, आपने जो फायर अचीव किया है, ठीक है, यू हैव नॉट रिटायर्ड येट बट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके टिप्स दीजिए कि कैसे सैलरी टू सैलरी में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई अचीव कर पाए in 20 years. What is FIRE? FIRE is three things. Number one is your income. Basically, it says increase your income. Second, वो बोलता है कि expenses, control your expenses. And third, manage your investments wisely. ठीक है, यही तीन चीज़ें बोली, right? Yes. So let's go one by one. पहला हो गया आपका इनकम. इंक्रीज योर इनकम. अगर आपके पास, अब आप कोई भी अपना इनकम इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है. बहुत लोग बोलते हैं कि हाइक इज़ ओनली 5%. इफ़ the hike for you is only 5% in your salary, then probably you're in the wrong profession. ठीक है, you have to figure out ways कि वो 5 के जगह पे कैसे मैं 50% कर पाऊँ. अब हो सकता है salary might not be your answer. Maybe you have to become a self-employed person, या maybe you have to get into some kind of a business. 100%. It's possible. Second is control your expenses. देखिए, अब यहाँ पे confusion आता है. FIRE लोगों को लगता है it's to become a miser. You know, not spend anything. That's not what it means. It says control your expenses. Don't spend it on unnecessary stuff or don't kind of splurge unnecessarily. So that's what it means. मेरे जैसे 40,000 रुपये खर्चा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अगर आप जैसे 40,000 एक्सट्रीम एग्जाम्पल है फॉर अ 45-year-old. राइट. अगर आपको 40,000 नहीं स्पेंड करना, अगर आपके शौक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको ये फिगर आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस मेक यू हैप्पी. जैसे मैं कपड़ों में नहीं खर्च करता हूँ, मैं बहुत बेसिक कपड़े पहनता हूँ, Right. लेकिन I have not looked at the prices of restaurants in Yeah. the last so many years. मुझे पता ही नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं. So that's what I mean by control your expenses. Like जैसे आपने बोला, I told you about the iPhone. Like I don't own an iPhone, okay? But if Apple were to charge double for a MacBook Pro, I would happily pay. Because I see a lot more utility in that MacBook Pro as compared to an iPhone for me. 100%. The last one is obviously managing your investments. अब जैसे मैंने आपको बताया था, investments is a function of 4 things. One is the capital that you put in, कि जितना डाल सकते हो डाल लो, and उसमें वो आ जाता है फैक्ट कि income minus expenses is equal to savings करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, because आपके पास जो income होगा आप खर्चा कर डालोगे. But if you do income minus savings is equal to expenses, तो savings में आपने SIPs को डाल लो, कुछ पैसा अलग से अलॉट करके रख लो, गोल्ड में रख लो. So that's how it helps. If you are serious about firing, then you have to first acknowledge the fact that this is not going to be easy. Yes. ट्रेडिशनली रिटायरमेंट में क्या होता है, इक्वेशन 40 साल काम करो, 20 साल उस 40 साल की मेहनत से पैसा खाओ. और वो भी आसान नहीं होता वैसे तो, मतलब, बट अगर आपको यही 10 साल में करना है, आप उल्टा कर रहे हो. 20 साल आपको पैसे कमाने और फिर उससे 40 साल खाओगे. करेक्ट. तो यू हैव टू पे योर फ्यूचर सेल्फ फर्स्ट, वरना नहीं हो पाएगा. And this is where being flexible on that calculation which I told you, कि capital is also important. Then the second is return. Okay, you can't make a lot of money by thinking कि I'm going to do 25% every year. Believe me, you won't make a lot of money because initially ना आपके लिए वो capital सबसे ज़्यादा important है. You can make a lot of money a little later, after let's say 10 years, by doing 25%. But initially, if you have only 1 lakh rupees with you, it will not take you much. So initially in the first 10 years, your focus has to be more on capital. After that, your returns part can come in. और आप जितना time दे सकते हो, it's definitely going to help you. Fourth angle that a lot of people miss out is behavior. People don't know how to manage things, how to control their behavior. And behavior, you know, Anshuman, it doesn't come from reading books. आप 4 किताब पढ़ लोगे, 2-4 पॉडकास्ट देख लोगे, उससे behavior नहीं आता. वो आपको आपके experience से ही आता है. 100%. आपको अपना वो mistake करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, what is happening. और अगर आप ऐसे लेवल पे आ गए हो मनी वाइज, राइट, जहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एंशियस हो रहे हो कि ये तो बड़ा अमाउंट बन गया है, देन इट इज बेटर टू गेट अ वेल्थ मैनेजर. Exactly. वेल्थ मैनेजर का काम ये नहीं कि आपको 5% 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दे. वेल्थ मैनेजर का काम यही है कि आपको लाइन पे रखेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स रीआइटरेट करते रहे. इट्स लाइक गोइंग टू द चर्च, गोइंग टू द टेम्पल. वही सेम मंत्र आपको वो बार बार सुनाते रहेगा ताकि वो आपके अंदर इम्बाइब हो जाए. करेक्ट. क्योंकि अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, जब मार्केट गिरेगा आप बेचने का सोचोगे, आप डरोगे. करेक्ट. सो या बिहेवियर, आई तो पर्सनली फील बिहेवियर इज नंबर 1. Yeah, of course. Everything else is a function of your behavior. Absolutely. And I always tell people that
जैसे ट्रेनिंग है, यू नो, जस्ट लाइक यू टॉक्ड अबाउट अ वेल्थ मैनेजर, पीपल ऑफन से ना कि ट्रेनिंग में जाऊंगा यार, एक दिन मेरा बर्बाद हो जाएगा, नो, एज एम्प्लॉयज़ पीपल से दैट कि यार ट्रेनिंग तो दिस थिंग, बट आई ऑलवेज टेल द ऑपोजिट कि अगर तू वो ट्रेनिंग में गया, तूने अगर 2 चीज़ें भी सीख ली ना, which can help you in your life and probably can help the company also, I think that training program one day is absolutely worth it. 100%. So a function of capital, return, your time and definitely behavior. उससे आपका थर्ड बॉक्स बनता है, which is managing your investments. Yes. और ये तीनों चीज़ें अगर आप करोगे तो आप भी 45 की उम्र तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो. Correct, you're right. है ना? Absolutely. सर आपसे आज ये इतना लंबा कॉन्वर्सेशन करके बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिली, स्पेशली द फैक्ट दैट यू एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ आर नॉट सीकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, Yeah. and that is the biggest takeaway for me from this, and for viewers the biggest takeaway from this video is that personal finance is boring. इंटरनेट में आपको बहुत सारी ग्लैमरस स्टोरीज मिलेंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स these stories are simple, are just a function of discipline for a very long period of time. That's about it. Goodbye sir. All right. आपसे Thank बात you, करके Anshuman. बहुत अच्छा लगा. Thank you for having me. इस वीडियो के पहले अगर आपने अभी तक शंकर सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है. जल्द से जल्द इनको 500K पहुंचाना है, एंड प्लीज हमें भी सब्सक्राइब कर दीजिए. हमें 1 मिलियन पहुंचना है, काफी टाइम हो गया है. प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो. योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड. और दोस्तों, अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अनश्योर हो, या फिर आपके पास अपना पॉलिसी है ही नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिसी है, देन प्लीज गेट ऑन अ 30-minute फ्री कॉल with my trusted team of insurance experts at Fix Your Insurance. They will analyze your insurance policy, they will help you with all your doubts, and उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना फिर भी चलेगा, बट फ्री कॉल वसूल लो. एंड स्पेशल थैंक्स टू माय हेल्थ बडी True Basics for always giving me their protein. Goodbye, see you guys next time.